3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन। 960 पंजीकृत युवक युवतियों ने ऑनलाइन दिया परिचय। अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन समिति के तत्वाधान में रविवार को जूम मीटिंग और फेसबुक पर ऑनलाइन वर्चुअल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति के संरक्षक सतीश बंसल ने बताया कि समिति को 960 विवाह योग्य युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं, जिनका वर्चुअल ऑनलाइन सम्मेलन आज सुबह 9:30 बजे से मुख्य अतिथि समाजसेवी राजेंद्र गोयल के आतिथ्य में शुरू किया गया और इसमें लगातार देश भर से पंजीकृत विवाह योग्य युवक युवतियां आपस में एक दूसरे को परिचय दे रहे हैं। आज श्री अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन समिति की ओर से ऑनलाइन वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो विवाह योग्य युवक युवती हैं वो अपना परिचय दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से हमें इसमें 960 प्रत्याशियों का पंजीकरण हुआ है। वो 960 लोग आज अपने समय पे अपना परिचय स्वयं देकर अपने लिए विवाह योग्य युवक और युवती ढूंढ रहे हैं। उसी के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी ऑनलाइन इससे जुड़े हुए हैं और सभी का बारी बारी से परिचय कराया जा रहा है। इन्हें इसमें हमने एक ई बुक भी निकाली है जिसमें सभी 960 प्रत्याशियों का पूरा बायोडाटा इस ई बुक में दिया गया है और वो ई बुक देखकर भी जो हमारे अग्रवाल समाज के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए वर ढूंढ सकेंगे या वधू तलाश कर सकेंगे। सह संयोजक अनुपम गोयल ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी में जारी गाइडलाइन की वजह से सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए ऑनलाइन परिचय सम्मेलन की व्यवस्था की गई है, जिसमें समाज के विवाह योग्य युवक युवतियां बड़ी शिद्दत से भाग ले रहे हैं। जी, आज 11 जुलाई को श्री अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन समिति अजमेर द्वारा ऑनलाइन परिचय सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसके अंदर पूरे ही भारतवर्ष से 960 एंट्रियां हमारे को प्राप्त हुई है और आज प्रातः 9:30 बजे हमने ये ऑनलाइन सम्मेलन शुरू किया था और पूरे भारत से इसके अंदर बहुत ही उत्साह से सभी जने भाग ले रहे हैं। सभी युवक और युवतियां अपना परिचय दे रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर हमने जूम मीटिंग के ऊपर हमने ऑर्गेनाइज किया है ये, तो जूम पे सभी जने कनेक्ट हुए हैं। जो व्यक्ति जूम से नहीं कनेक्ट हो पा रहा है उसके लिए हमने फेसबुक पे व्यवस्था करी है, वो हमारे फेसबुक अकाउंट के ऊपर जाके लाइव उसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरे अजमेर शहर के अलावा यहाँ हमारे पास के अंदर जयपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है, बेंगलोर, अहमदाबाद और साउथ गुजरात, तमिलनाडु, मतलब पूरे, और कुछ एंट्रियाज तो आउट ऑफ इंडिया की भी है। आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे को प्राप्त हुई है और हमें बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी व्यक्तियों ने जूम मीटिंग को ज्वाइन किया है और बड़े ही उत्साह से अपना परिचय दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सम्मेलन के लिए सुखद बात है ये। और हमें आशा है और विश्वास भी है कि इस सम्मेलन से जो हमने ई पत्रिका जो हमने बनाई है और जो ई पत्रिका भी हमने PDF फॉर्म के अंदर हमने सभी प्रत्याशियों को भेजी है और इसके अलावा भी हम जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनको भी हम देंगे ये। और हमें विश्वास है कि इससे काफ़ी जो व्यक्तियों को अपना जीवन साथी चुनने के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी और ये हमारा जो सम्मेलन है बहुत ही सक्सेस होगा और इससे हमारे को एनर्जी मिलेगी कि बहुत ही जल्द हम दूसरा सम्मेलन भी इसी प्रकार।
4 महीने बाद पुलिस अधीक्षक ने ली क्राइम मीटिंग। जिला पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में अजमेर जिले की अपराध गोष्ठी के दौरान जिला पुलिस के समस्त पुलिस अधिकारियों को एसपी ने नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्पेशल टीम और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में नशे का कारोबार करने वाले और नशेड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि समाज व शहर में नशे के खिलाफ वातावरण तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि नशे की लत व नशीले पदार्थों की बिक्री समाज के लिए विकराल रूप लेती जा रही है। इसके लिए सामाजिक चेतना की जरूरत है। सामाजिक चेतना के बिना नशे से लड़ना मुश्किल है। जिला पुलिस ने नशे के सौदागरों और नशेड़ियों के खिलाफ इन दिनों एक अभियान छेड़ रखा है, जिसमें अभी पिछले दिनों ही एक महिला तस्कर से एमडी सहित अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं और यह कार्रवाई लगातार जारी है। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि कोविड के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से अपराध गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारियों को महिला अत्याचार व संपत्ति आदि के मामलों में आई तेजी को रोकथाम के प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। नाकाबंदी बढ़ाने के साथ मुस्तैदी से ड्यूटी अंजाम देने की नसीहत दी गई है। अजमेर जिले के अपराध संगोष्ठी में अजमेर जिले के समस्त थाना अधिकारी व वृत्त अधीक्षक मौजूद रहे। पिछले करीब 3-4 महीने से कोरोना काल की वजह से हमारी जो मासिक अपराध गोष्ठी है वो संभव नहीं हो पा रही थी। कोरोना काल की समाप्ति के बाद करीब 4 महीने बाद ये पहली क्राइम मीटिंग हमने ली। सभी थानाधिकारी वृत्ताधिकारी उसमें उपस्थित थे, एडिशनल एसपी साहिबान उपस्थित थे। सभी को ये निर्देशित किया गया कि कोरोना काल के बाद एकदम से जो संपत्ति संबंधी अपराधों में वृद्धि हुई है और महिला अत्याचार संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है, उसके संबंध में हमें सजग रहना है, गश्त नाकाबंदी को प्रभावी बनाना है और जो प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस हुए हैं उनके खुलासे के लिए स्पेशल टीम गठित करके और इनका सबका खुलासा करें और महिला अत्याचार संबंधी जो मामले हैं उन सब में त्वरित अनुसंधान करके और शीघ्रातिशीघ्र उनका चालान न्यायालय में पेश करें और उसकी जल्दी ट्रायल करा के और अपराधी को शीघ्रातिशीघ्र सजा दिलाने का प्रयास करें। इसके अलावा इस अपराध गोष्ठी में सामान्य अपराधों की रोकथाम के लिए इंसदादी कार्रवाई बढ़ाना, लोकल एंड स्पेशल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करना तथा जो वांछित अपराधी हैं, विशेष रूप से बहुत पुराने मुलजिम जो जिनके खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी हो रखा है, जो 299 CRPC के मुलजिम हैं या जो घोषित अपराधी हैं, उनके लिए विशेष टीम गठित करें थाना स्तर पर और सर्किल स्तर पर और वो टीम ऐसे लोग जिनकी सूची पहले से बनी हुई है थाना स्तर पर उनके ठिकानों पर दबिश देकर उनको अधिक से अधिक गिरफ्तार करें। इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है और जिला स्तर पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अभियान के दौरान अधिक से अधिक मुलजिमान की गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही थानों में स्वागत कक्ष का उचित उपयोग करने, पीड़ित का स्वागत कक्ष में एक तरह से उनका स्वागत करके उनकी समस्याएं सुनने के लिए, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए और पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार, मृदुल व्यवहार करने के लिए निर्देशित किया है। कुछ थानों में स्वागत कक्ष नहीं है, उनमें शीघ्रातिशीघ्र स्वागत कक्ष का निर्माण करने के लिए निर्देशित किया है। और इसके अलावा हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं, हमारी कांस्टेबलरी है, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको अपने आप को किसी अपराध या अपराधी से दूर रखते हुए विभाग में अपनी ड्यूटी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ देने के लिए प्रेरित करने हेतु सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है। और वर्तमान में जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमारी पूरी पुलिस, जिले की पूरी पुलिस एक टीम वर्क से काम कर रही है। उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों जो गंभीर अपराध हुए
उसमें त्वरित रूप से उनका खुलासा किया गया और उनके खिलाफ चालान में भी इस तरह की समस्या देखी गई है। और इसके खात्मे के लिए नशे के खिलाफ हमने विशेष अभियान शुरू कर रखा है। आप लोगों को विदित है, पिछले दिनों में जो इस तरह नशे के सौदागर हैं और ऐसी गंभीर जो नशे की चीज़ें बेचते हैं जिसमें एमडी भी शामिल है, उन अपराधियों को चिन्हित करके उनको पकड़ा गया है। उनसे कुछ एमडी भी बरामद की है, अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके अधिक से अधिक उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हमने स्पेशल टीम को भी निर्देशित कर रखा है और संबंधित थानाधिकारियों को भी निर्देशित कर रखा है। हमें उम्मीद है कि नशे के खिलाफ समाज में एक वातावरण बनेगा। एक जागरूकता फैलाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इससे जोड़ करके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग नशा मुक्त हों, पूरा समाज नशा मुक्त हो और लोगों में एक जन जागृति पैदा हो कि हमें नशे से दूर रहना है। तो दोनों स्तर से हमारा प्रयास जारी है, कार्रवाई भी जारी है और जन चेतना के लिए भी हम प्रयासरत हैं। सर, नशे की वजह से जो अपराध हो रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो नशे की वजह से ही मर्डर तक हुए हैं, ऐसे में क्योंकि अजमेर प्रमुख धार्मिक स्थल है अंतर्राष्ट्रीय, कितनी इसको चुनौती में देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश अपराधों की जड़ नशा है और नशे में अपराधी अधिकांश अपराध करता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अजमेर शहर और पुष्कर जैसे पवित्र जगहों पर नशा लगभग समाप्त हो, उसके लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दोनों जगह पर स्पेशल टीमें गठित की गई है। हमने कुछ हमारे मुखबिरों को सक्रिय किया है, कुछ हमारे पुलिस मंत्री इत्यादियों को सक्रिय किया है और हम लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इस तरह नशे के जो सौदागर हैं, जो सामान बेचते हैं, नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो, उन पर निगाह रखी जाए और उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। दिन हो या रात, सर्प रक्षक कर रहे हैं मानव जीवन और सरीसृप प्रजातियों को सुरक्षित। 18 सांपों को किया रेस्क्यू, जिनमें एक दुर्लभ कॉमन ट्रिंकेट स्नैक, 6 कोबरा, 3 ग्लॉसी बेलेट रेसर, 3 चेकर्ड किलबैक, 2 गोयरे, 2 कॉमन सैंड बोआ और 1 रैट स्नैक शामिल। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव रात दिन देखे बिना घरों में घुस आए सरीसृप प्रजातियों को पुणे सुरक्षित आवास में छोड़कर अजमेर के नागरिकों को सर्प भय से मुक्त करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों सर्परक्षक विजय यादव ने अपने साथी प्रीतम के साथ अजमेर में अलग अलग स्थानों पर निकले सरीसृप प्रजातियों को रेस्क्यू कर उनके जीवन को सुरक्षित करने के साथ लोगों को भयमुक्त किया, जिनमें फरीदाबाद कॉलोनी निवासी सीताराम शर्मा के घर से दुर्लभ सांप कॉमन ट्रिंकेट स्नैक को रेस्क्यू किया। यह एक विषयीन और सुंदर सांप होता है जो प्राय कम ही देखने को मिलता है। साथ ही सर्परक्षक ने रात में बिहारीगंज निवासी प्रेमचंद गहलोत के घर में घुसे कोबरा, कुंदरनगर निवासी चन्नाराम के घर से कोबरा, प्रताप नगर लोहाखान निवासी रोहित सिंह पंवार के घर में रखे गैस सिलेंडर के नीचे घुसे कोबरा, अलकनंदा कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह के घर के आंगन से एक कोबरा, ईदगाह वैशाली नगर निवासी अब्दुल के घर में घुसे एक कोबरा, रावत नगर निवासी वीरेंद्र सिंह रावत के घर से रात 2:30 बजे एक कोबरा सांप को रेस्क्यू किया, जिसे इनके परिवार वाले लगभग मारने पर उतारू थे। इसी प्रकार सेद्रिया बाईपास से एक रैट स्नैक, आजाद नगर कोटरा से एक चेकर्ड किलबैक, बिहारीगंज से 2 चेकर्ड किलबैक, अजय नगर निवासी गीता देवी के घर और वैशाली नगर से एक गोयरा, रामनगर निवासी डॉक्टर सुधीर महेश्वरी के घर से रात में एक कॉमन सैंड बोआ, इंडिया मोटर सर्किल स्थित वीके हार्डवेयर से एक सैंड बोआ, आनासागर लिंक रोड निवासी चंकी जैन के घर में घुसे एक बैलेट रेसर, वैशाली नगर निवासी अजय सिंह चौहान की पानी की टंकी से एक बैलेट रेसर और वैशाली नगर निवासी दीपक गुरनानी के घर में घुसे एक ग्लॉसी बैलेट रेसर सांप को रेस्क्यू किया। सर्परक्षक विजय यादव ने सभी सांपों को पुणे सुरक्षित आवास जंगल और पानी में छोड़ दिया। पिछले दिनों हमने 18 सांपों
सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक जो कि एक दुर्लभ सांप है और बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर सांप है। ये विलुप्त होती प्रजाति है, इसे बचाना बेहद आवश्यक है। उसे हमने रेस्क्यू किया फरीदाबाद कॉलोनी से। इसी प्रकार 6 और कोबरा सांपों को रेस्क्यू किया और 3 बेली ट्रेसर और 3 चेकर्ड किलबैक सांप थे, 2 गोयरा और 2 कॉमन सैंड बोआ और 1 रेड स्नेक को रेस्क्यू किया। इस प्रकार 18 सांपों को रेस्क्यू करके हमने सुरक्षित आवास में छोड़ा। और मैं सब अजमेर वासियों से यही एक अपील करना चाहता हूँ कि ग्लॉसी बेली ड्रेसर एक विषहीन सांप है और ये अक्सर प्राय घरों के आसपास ही रहता है, इसलिए इस सांप से अत्यधिक भयभीत ना होए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं उन्हें फ़ोन पर ये कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये विषहीन सांप है, वैसे ये किसी को काटता भी नहीं है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है और घरों के आसपास ही रहता है। ऐसे में इस सांप से अत्यधिक भयभीत नहीं होना है और इसे अगर आसपास घूमता भी रहता है तो ये छिपकली आदि खा करके वापस से चला जाएगा, इसलिए ऐसे सांपों से बिल्कुल भी ना घबराएं। आप मुझे सूचित करें मैं और मेरे को उसके संरचना के बारे में बताएं तो मैं जानकारी दे दूंगा ताकि आप सांप से अत्यधिक भयभीत ना हो पाएँ। इसी प्रकार इन दिनों गोयरा जो है, जो कि मॉनिटर लिजार्ड होता है और इसका जो है प्रजनन काल चल रहा है, ऐसे में ये आपके घरों के आसपास आ जाते हैं। जब तक ये आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसे ना तो रेस्क्यू करने के लिए किसी को बुलाएं, क्योंकि ये विषहीन है और वैसे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना ही इसकी फूंक मारने से किसी को हानि पहुंचती है। ऐसे में इसको ऐसी अवस्था में छेड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इसके बाहर घूमने वाले जितने भी जो ये सरीसृप प्रजातियां हैं इन्हें रेस्क्यू करना व्यर्थ है, क्योंकि ये बाहर इनकी घूमने की जगह है और ऐसे में इनको नहीं छेड़ना चाहिए। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भेंट। सूक्ष्म समारोह के दौरान वासुदेव देवनानी ने एम्बुलेंस का किया विधिवत लोकार्पण। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से स्वीकृत 17 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस रविवार को एक सूक्ष्म समारोह के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी की सदारत पंचशील स्थित शहरी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के लिए भेंट की गई। इस एम्बुलेंस में कार्डियक एम्पोवेलेटर, बाईपैप मशीन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, इनबिल्ट एसी की संपूर्ण सुविधाएं हैं। इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस से उत्तर विधानसभा अंतर्गत आने वाले रोगियों को जिला अस्पताल या जयपुर रेफर करने में आ रही परेशानियों से निजात मिल पाएगी। देवनानी ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने विधायक कोष से विभिन्न उपकरणों और सुविधाओं के लिए खर्च किए हैं, जिसमें 54 लाख रुपए की लागत से पंचशील में ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य उपकरण खरीदे गए। इस कोरोना महामारी के दौरान जब रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उस समय लोग अस्पताल में बेड के लिए परेशान हो रहे थे, यहाँ तक हॉस्पिटल कैसे पहुँचे इसकी भी दुविधा थी और एम्बुलेंस की लगातार कमी अनुभव की जाने लगी। और उसमें विशेष रूप से जो बीमारी ऐसी थी जिसको क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे, सांस लेने में दिक्कत है, किसी अन्य प्रकार से उठ बैठ नहीं सकते थे, ऐसे समय साधारण एम्बुलेंस भी कई बार काम नहीं करती। ऐसे समय मैंने अपने विधायक कोष से 17 लाख रुपए की लागत से एक क्रिटिकल एम्बुलेंस, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के खरीदने की निर्णय हुआ और आज विधायक कोष से ये खरीद करके इसका लोकार्पण हमने हॉस्पिटल को दिया है। तो पंचशील जो CHC है वो इसकी कार्यकारी संस्था रहेगी और वहाँ से अजमेर उत्तर के लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते उनको निःशुल्क मिलेगा और एम्बुलेंस वालों से जो परेशानी थी कि मनमाने ढंग से उनसे पैसे लिए जाते थे, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रकार से इस एम्बुलेंस का लोकार्पण आज हमने किया है और चूँकि उसी कड़ी में से है जो चिकित्सा सुविधाओं में लगातार मैंने विधायक कोष से समय समय पर दिया है। इसके पहले 54 लाख रुपए की लागत से हमने ऑक्सीजन प्लांट पंचशील के अंदर प्रारंभ करवाया है। एक और एम्बुलेंस आने वाली है, उसे 7 लाख रुपए से एक एम्बुलेंस होगी। ऑक्सीमीटर भी खरीदे गए हैं। इस प्रकार 1 करोड़ 1 लाख की लागत से आज इस प्रकार का हमने चिकित्सा में प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ इससे हम चिकित्सा सुविधाएं
अजमेर उत्तर में मजबूत कर पाएंगे। इसके पहले वैशाली की डिस्पेंसरी का निर्माण कराया, उसके बाद रामनगर की डिस्पेंसरी हुई, कोटड़ा की डिस्पेंसरी बनी और ये पुलिस लाइन की डिस्पेंसरी भी अभी जिस अवस्था में उसमें भी प्रगति कि हम करने का विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है लगातार हम आगे बढ़ेंगे। मैं सबकी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे लोग निरोगी रहें और यह सुविधा उनको मिलती रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का विधायक कोष से खरीदी गई क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस अस्पताल को देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस के आ जाने से अब उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य अस्पतालों में रेफर करने में सुविधा मिल पाएगी। साथ ही क्रिटिकल मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के दौरान प्राथमिक उपचार भी एम्बुलेंस में ही दिया जा सकेगा। आज विधायक कोष से हमारे को सेमी बी टाइप की एम्बुलेंस जिसके अंदर कार्डियक डिफिब्रिलेटर, बाईपैप मशीन और मॉनिटर विद ऑक्सीजन सिलेंडर और इनबिल्ट एसी का एक हमारे को सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र पंचशील के लिए दी गई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये अभी रेफरल के लिए ये काफ़ी हमारे संचालित होकर इसको अभी जब भी हमारे को चाहे पंचशील से जेलन लेना हो या दूसरे जिले में भेजना हो तो जयपुर भी भेजना हो तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। एम्बुलेंस लोकार्पण समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता, अस्पताल प्रभारी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, स्थानीय पार्षद व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अजमेर व्यापारिक महासंघ ने अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइन में दी गई राहत के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। बाजारों, धार्मिक स्थलों, सिनेमा घरों में छूट व शादियों में संख्या बढ़ाने और वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने पर जताई खुशी। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा अनलॉक 4.0 की राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू हटाने, बाजारों का समय रात 8 बजे तक करने के साथ ही धार्मिक स्थलों का समय बढ़ाने, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सुबह 9 से रात 8 बजे तक खोलने के साथ दी गई नई राहतों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। महासंघ के उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि सभी व्यापारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापार करें ताकि कोरोना की तीसरी लहर का सामना न करना पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे संक्रमण घटेगा वैसे वैसे बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और छूट दी जाएगी। धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मुहिम चलाई और ये शहर में लाइव चला के लोगों को बता रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो व्यापारियों के लिए हित की बात सोच के रात्रि 8 बजे तक का दायरा बढ़ाया है। आप श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने समय समय पे कई आंदोलन भी करे, कई मांगे करी कलेक्टर के मार्फत से या एसपी साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। हमने दरगाह के बाहर भी प्रदर्शन करा कि सारे धार्मिक स्थल खुले जाएँ, धार्मिक स्थलों का बिगड़ा व्यापार बिल्कुल मंदा है। हमने समय पे जैसे कि कलेक्टर के यहाँ पे ज्ञापन दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जो रात्रि 8 बजे का दायरा बढ़ा उसमें व्यापारियों को खुशी की लहर है और वीकेंड कर्फ्यू हटाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू हटाया। आज इससे व्यापारी वर्ग वैसे परेशान है। पिछले मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें व्यापारी बहुत टूट चुका है। यहाँ तक कि अजमेर में अधिकतर 80% व्यापारी किराए की दुकानें लेकर व्यापार करते हैं और ऐसे में जब व्यापार वैसे ही नहीं है और वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था, पहले समय 4 बजे तक का था, हमने मांग करके 7 बजे तक का कराया
अब मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री 8 बजे कराए, इससे व्यापारी में खुशी की लहर है। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ माननीय मुख्यमंत्री। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को सचेत कर दिया है, लेकिन व्यापारियों के पास जो ग्राहक आ रहे हैं उनको किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है? हम सभी व्यापारी लगभग कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और व्यापारियों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 गज की दूरी से ही हम ये मानते हैं कोरोना की तीसरी लहर जो कि बहुत ही संभावित आने की संभावना है, यहाँ तक कि घोषणा भी हो चुकी है, तो उसको देखते हुए व्यापारी अपनी सहजता से सारे काम कर रहा है। प्रदेश के ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला 2 दिन के अजमेर प्रवास पर। पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा जी के किए दर्शन, सरोवर को पूजा, पुरोहितों ने बताई समस्याएं। प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला शनिवार देर शाम अपनी 2 दिवसीय अजमेर यात्रा पर अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं डॉक्टर बी.डी. कल्ला अजमेर प्रवास के दौरान रविवार को पुष्कर पहुंचे। उन्होंने सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। सरोवर की पूजा अर्चना के दौरान ब्रह्मघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने माला पहनाकर मंत्री बी.डी. कल्ला का स्वागत किया। पुष्कर सरोवर में आने वाले गंदे पानी की रोकथाम की मांग की। इसके साथ ही कैचमेंट एरिया में बन रहे अस्पताल को गलत बताते हुए उसे कहीं अन्य जगह पर बनवाने की मांग की गई। पुरोहितों ने बी.डी. कल्ला को बताया कि पवित्र सरोवर को बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाए और फीडर किनारे बन रहे अस्पताल की भूमि को बदलकर आम जन की सुविधाओं को देखते हुए उसे पुष्कर में ही बनाया जाए। पत्रकारों द्वारा ऊर्जा व जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला से जब बिजली के बिलों में की गई बेतहाशा वृद्धि और फिक्स चार्ज वसूलने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका कहना था कि हमारे कार्यकाल में कभी भी बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। केंद्र सरकार से हमने स्थायी शुल्क माफ़ करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दे पाई है। इसके लिए फिर से एक बार और मांग कर केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। उनका कहना था कि बिजली की दरों और टैक्स का निर्धारण सरकारों के हाथों में नहीं, नियामक आयोग के हाथ में होता है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। पुष्करवासियों और पुरोहितों ने बताया कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके मद्देनजर स्थायी शुल्क माफ़ या कम किया जाए। इस दौरान बिजली और जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। पुष्कर जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तो और मंदिर बन गए, लेकिन ये ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पर है और ये सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालन किया और शंकर जी ने श्रृंगार का काम हाथ में लिया। तो सृष्टि के रचयिता हैं, वेदों के रचयिता हैं और ये कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो हैं वो पुष्कर नगरी में विराजमान है। सारे तीर्थ करने के बाद यदि कोई पुष्कर तीर्थ नहीं करता है तो उसको फल नहीं मिलता है। ये सारे लोग यहाँ आते हैं और अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में इनको नमन करते हैं। एक बिजली की बार बार बढ़ती दरों के बारे में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिजली की दरों में अभी कोई वृद्धि नहीं की है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने नियामक आयोग बना रखा है। वो बिजली के दामों में, बिजली की लागत में, डीजल, पेट्रोल, कोयले के भावों में जो वृद्धि होती है उसके परिणाम स्वरूप जो लागत में वृद्धि होती है उसके आधार पर नियामक आयोग दर तय करता है। डिस्कॉम वगैरह हम लोग सरकार तय नहीं करती। आजकल नियामक आयोग बना हुआ है जो क्वासी जुडिशियल है और वो जो निर्णय करता है वो सबको मानना पड़ता है। लेकिन राजस्थान में आप देख रहे हो कि 70% से ज़्यादा बिजली एग्रीकल्चर में दी जाती है। हम चाहे 5 रुपये 90 पैसे में लें, चाहे मान लो कई बार पीक आवर्स में 10-10, 12 रुपये यूनिट में लेनी पड़ती है, लेकिन हम किसानों को मात्र 90 पैसे यूनिट में बिजली देते हैं। इसलिए ज़्यादातर बिजली सस्ती दे रहे हैं
और 150 यूनिट तक बिजली जो है उसके दामों में भी बहुत भारी कमी है। हम लागत मूल्य भी उनसे नहीं लेते, लेकिन जो आज एसी में रहेगा अथवा बिजली को लग्जरी के रूप में इस्तेमाल करेगा उससे तो बिजली के पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो कारखाने चलेंगे कैसे? सर पूर्ववर्ती सरकार जो जल प्रदाय योजना है सर 17.5 करोड़ की, डीपीआर सब बनी हुई है, जमीन भी दे दी नगर पालिका ने सर, तो अब वो सर आपके विचाराधीन है। 3:30 बजे समीक्षा करेंगे उसकी। सर पूर्ववर्ती सरकारों ने जो महंगे अनुबंध किए, क्या वो भी कारण है बिजली महंगा होने का? देखिए, जो 25 साल पुराने अनुबंध किए हुए हैं उनके ऊपर नियामक आयोग से बातचीत करके उस पर विचार किया जा रहा है। और हमने पिछले हमारी सरकार के आने के बाद में जो बिजली की रेट में हमने 22 पैसे पर यूनिट की कमी की है और 1900 करोड़ रुपए बचाए। विद्युत विभाग की ओर से पुष्कर की सड़कें पूरी तोड़ दी गई, लेकिन आज तक वापस नहीं सुधरी है, यात्रियों को भारी परेशानी इधर चलना दुश्वार है, जगह जगह खुदी गई। एक्चुअली में जब सेटलमेंट हो जाएगा जमीन का तो उन सड़कों के बनाने का प्रावधान भी उसमें सम्मिलित। एक स्थायी शुल्क को लेकर बड़ा विवाद है सर, ये आरोप लगते हैं कि स्थायी शुल्क बहुत ज़्यादा नियामक मनगढ़ंत तरीके से लगाया जा रहा है। स्थायी शुल्क के बारे में मेरी 4-5 बार भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई है। उनको हमने ये कहा है कि कोरोना काल का जो स्थायी शुल्क है वो एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर की यूनिटें इनको माफ़ कर दिया जाए, तो डिस्कॉम को उनको देना नहीं पड़ेगा। और जब डिस्कॉम नहीं देगी तो जनता से लेगी भी नहीं, क्योंकि डिस्कॉम को लेना मतलब उनको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, इसलिए जब हम देंगे तो हमको वसूलना भी पड़ेगा। इस सब काम आजकल नियामक आयोग के हाथ में है। और भारत सरकार को कई बार हमने कहा कि जैसे आप पैकेज दे रहे हो वैसे ही न तो भारत सरकार के ऊपर भार आएगा न डिस्कॉम के ऊपर भार आएगा। आप कोरोना काल में फिक्स चार्ज को एक तरह से लेने के लिए मना कर दीजिए, तो जब फिक्स चार्जेज पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नहीं लेंगी, चाहे वो राज्य की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो फिर फिक्स चार्ज हम भी वसूल नहीं करेंगे। ये भारत सरकार के ऊपर है। पवित्र पुष्कर सरोवर सूखता जा रहा है, बिसलपुर का पानी पूर्व में तो डाला जाता था लेकिन अभी नहीं डाला जा रहा, क्या कारण है इसका? इसमें नहीं डाला जा रहा पवित्र पुष्कर सरोवर में बिसलपुर का पानी पहले डाला जाता परमानेंट बिसलपुर से। मैं आज 3:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक पहले बिजली की और उसके बाद 4:30 से 5:30 पानी की समीक्षा करूंगा, उसमें इसकी निरीक्षण होगा। बहुत जरूरी है, इसमें लाखों करोड़ों यात्री स्नान करते हैं प्रतिवर्ष और पानी की भारी कमी है। एक होटलियर्स की समस्या कि पर्यटन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है कोरोना में। तो कोविड के कारण आप जानते हैं सारे उद्योग होटल व्यवसायी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मांग है उनकी कि भाई वो होटल बिल जो माफ हो 2 महीने 3 महीने का। इसके बारे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसाय का पर्यटन विभाग कोई डिसीजन ले ले, या जैसा मैंने आपको कहा भारत सरकार यदि फिक्स चार्ज माफ़ कर दे तो हम भी कर देंगे, भारत सरकार पर निर्भर करेगा। गढ़ीमाल्यान डिस्पेंसरी के पीछे 25 पेड़ नए ट्री गार्ड लगाए। विधायक अनीता बघेल और महावीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन इंदु जैन के नेतृत्व में लगाए गए पेड़ 10,000 पौधे लगाने का है लक्ष्य। पेड़ लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसकी कोरोना काल में सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं तो बेहतर होगा। इसी उद्देश्य को लेकर महावीर इंटरनेशनल संस्था ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण का आयोजन किया। कार्यक्रम गढ़ीमाल्यान डिस्पेंसरी के पीछे सार्वजनिक संपत्ति पर किया गया, जहां रविवार को भगवती इंडस्ट्रीज द्वारा उपलब्ध कराए गए 25 पेड़ महावीर इंटरनेशनल द्वारा 25 ट्री गार्ड सहित लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने शिरकत करते हुए कहा कि उनके दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आगामी मानसून के दौरान 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी दिनों में अजयनगर बालिका स्कूल में भी पौधारोपण किया जाएगा। इस मौके पर महावीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन इंदु जैन सहित अन्य पदाधिकारी और वार्डों के पार्षदगण मौजूद रहे। गढ़ीमाल्यान डिस्पेंसरी के जो पीछे का एरिया है, जो एक सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति पर 25 पेड़ माननीय हमारे भगवती इंडस्ट्रीज से राकेश जी भाई साहब हैं, उनके द्वारा दिए गए हैं और महावीर इंटरनेशनल की ओर से उसके सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
तो इस तरह से ये 25 पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे। साथ ही जो सामुदायिक भवन है पास में, उस सामुदायिक भवन की समिति से भी बात करके आपके द्वारा पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि ये क्षेत्र हरा भरा हो सके। इस वर्षा ऋतु में अजमेर दक्षिण में 10,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये वृक्ष जो हैं वो एक वन देवी वृक्ष कुंज के नाम से नाका मदार में जो वन विभाग की पूरी 1 हेक्टेयर लैंड है उस पर विकसित किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ लोग सुरक्षा के लिए तैयार होंगे कि पेड़ आप लगा दीजिए और हम सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, वहाँ भी ये पेड़ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अजय नगर में जो हमारा उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मिडिल स्कूल है, उस मिडिल स्कूल में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों से मैं वहाँ वृक्षारोपण कर रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज जो 3 फुट का 4 फुट का पेड़ हमने लगाया था वो 20 फुट का पेड़ बन गया है, वृक्ष बन गया है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये जब हम अपने आंखों के सामने पेड़ों को बड़ा हुआ होते हुए देखते हैं तो खुशी होती है। एक हरियाली का वातावरण आंखों को सुकून देता है। तो इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षा ऋतु में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत जो है हमने कर दी है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थान उपलब्धता के आधार पर वृक्ष लगाए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन इंदू जैन। हम लोगों ने अभी पूरे वर्षा जब तक आएगी तब तक हमने करीब 2500 पौधे हमने लगा चुके हैं और अब हमारा और टारगेट अभी 2000 पौधे और लगाने का। तो हमारा भी एक पूरा पर्यावरण के ऊपर महावीर इंटरनेशनल बहुत ध्यान दे रहा है। और आज हमने गड्डी माल्यान के यहाँ पर डिस्पेंसरी के बाहर अनीता मैम के साथ में हमने 25 ट्री गार्ड के साथ में ये पौधारोपण किया है और मुझे बहुत खुशी है कि अनीता जी हमारे साथ में आई हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर में पौधे लगाए जाएं जिससे और अच्छा वातावरण रहे, ऑक्सीजन मिले। यही मेरी आशा है। जतोई दरबार में वर्षा के लिए किया यज्ञ हवन, महादेव को जलाभिषेक कर रिझाया। सेवा ही कर्म जनसेवा समिति के हरीश गिदवानी ने किया यज्ञ का आयोजन। सेवा ही कर्म जनसेवा समिति द्वारा रविवार को जतोई दरबार नगीना बाग में देश प्रदेश में खुशहाली हेतु अच्छी बारिश हो, भारत देश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए, राजस्थान में हो रही पानी की कमी व समस्या से निजात मिले, इसी मनोकामना के साथ सेवा ही कर्म जनसेवा समिति के अध्यक्ष व समाजसेवी हरीश गिदवानी पैनवाले के संयोजन में हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हरीश गिदवानी के द्वारा जतोई दरबार के सेवादारी फतनदास से आशीर्वाद लेकर पंडित पुरोहितों और आचार्य पंडित तरुण कुमार शर्मा के आचार्यत्व में विधि विधान से पूजन कर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर हवन यज्ञ प्रारंभ किया गया। इस हवन यज्ञ में चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर के अध्यक्ष हेमंत थारवानी, महेश हरदासानी, कुंदन, राजकुमार गोविंद, नथुराम, पार्षद मुकेश लखानी जयपुर से पधारे। वहीं अजमेर से घनश्याम भगत, रमेश लखियानी हवन में आहुति देने मौजूद रहे। सेवा ही कर्म जनसेवा समिति के पदाधिकारी जितेंद्र शर्मा, मनीष अरोड़ा, नरेश मुदगल, तेज बहादुर शर्मा, राज कपूर शर्मा, ब्रजेश माथुर, मुकेश चन्नाल, पवन सेन सहित समिति के पदाधिकारियों ने देश प्रदेश में अच्छी वर्षा के लिए इस वर्षा यज्ञ में आहुति दी। हरीश गिदवानी द्वारा भगवान इंद्र से अरदास की गई। हवन आहुति संपूर्ण होने के पश्चात सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। बड़े ही भाग्य की बात या चमत्कार कहें, हवन संपूर्ण होने से पहले जहां भीषण गर्मी थी, उमस से सभी परेशान थे, लेकिन आहुति पूर्ण होने के पश्चात बरसात भी शुरू हो गई और मौसम भी खुशगवार हो गया। इसे देख सभी भक्तों का मन प्रफुल्लित हो गया और पूरा जतोई दरबार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज गया।
जय विश्वनाथ। आज 11 जुलाई के दिन हमने जत्तोई दरबार नगीनाबाग के अंदर वर्षा के हेतु आने के लिए, अच्छी वर्षा आने के लिए हमने यज्ञ किया है। भोलेनाथ बाबा को आज गुप्त नवरात्रे भी हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र देवता को प्रसन्न के लिए आपने वर्षा यज्ञ किया है, जहाँ पे हमारे भोले बाबा ने सुन भी ली है और बारिश होने भी लगी है। और देश के लिए, राजस्थान के लिए, अजमेर के लिए, सारे देश वालों के लिए वर्षा की बहुत अति आवश्यकता है। अन्न धन के भंडार भरपूर है, पानी जल ही जीवन है, जल होगा तो जीवन होगा। आज आप देखो बीसलपुर के अंदर भी पानी मात्र 2-3 महीनों का बचा हुआ है। इसलिए हमने आज इंद्र भगवान को प्रार्थना की, यज्ञ किया और देश के लिए, राजस्थान के लिए, अजमेर की जनता, अजमेर के ज़िले के लिए अच्छी वर्षा के लिए यज्ञ किया और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। और सभी जन सेवा समिति की ओर से सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। हमारे जयपुर से भी कुछ भाई लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे यज्ञ का लाभ लिया, यज्ञ में आहुति दी और हमने भगवान इंद्र देवता से प्रार्थना की अच्छे देश के अंदर अच्छी वर्षा हो, जैसे अन्न धन के भंडारे। सिंधी महिला समिति महानगर जयपुर शहर से मेरे को यहाँ बुलाया गया है। मैं जयपुर शहर का अध्यक्ष हूँ अभी, जिसमें मेरे को जतोई दरबार में यहाँ आमंत्रित किया गया था कि वर्षा के लिए हम एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ के लिए मेरे को यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ हम आए थे जब धूप थी और बहुत गर्मी थी। अभी इस समय जब हमने हवन पूरा किया था, जब यहाँ पे बरसात चालू हो गई है, उसके लिए मैं इंद्रदेव भगवान से और भोलेनाथ भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, ऐसी वर्षा दो जो अच्छी यहाँ पे पूरा जलपूर भंडार हो जाए और ये पानी की जो कमी है दूर। किस तरह के हालात हो रहे हैं, किस तरह परेशान हो रही है यहाँ? अभी जो उमस और गर्मी के ऐसे हालात है, 2-3 साल से तो ये स्थिति है, बिल्कुल ही पानी नहीं है। जो अभी कहावत है कि जल ही जीवन है, और अभी जो कोरोना की महामारी के चक्कर में आज खुला है और ये हमने और वर्षा के लिए यज्ञ किया, उसमें बहुत अजमेर की बहुत सारी पब्लिक और जन सेवक संस्था यहाँ उपस्थित हुए थे। उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोगों ने मेरे को इधर बुलाया। आज हम अजमेर की पावन धरती पर आए जतोई दरबार में, जहाँ हमारे इष्ट देव झूलेलाल की विशाल प्रतिमा है, भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा है। यहाँ पे अमरनाथ की गुफा बनाई गई है, वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है। इस पावन धरती पर हवन का वर्षा के लिए, हवन के लिए हमको सबको बुलाया गया कि हम जो है अच्छी वर्षा के लिए हवन करें। और ये इसका नतीजा ऐसा रहा कि जो सच्चे दिल से और सब जन के लिए बोला जाता है, उसका नतीजा ये रहा, इंद्रदेव ने हमारी सुनी और बरसात भी कर दी। और हम उनसे दुआ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि ऐसा कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर समृद्धि बनाए रखे। जय भोलेनाथ, जय झूलेलाल। वार्ड नंबर 75 क्षेत्र में चली आ रही पानी की समस्या को लेकर दोनों वार्ड पार्षदों ने वैशाली नगर जलदाय विभाग के अधिकारियों को घेरा। पार्षद अतीश माथुर व रमेश चेलानी ने कांग्रेस सरकार पर बीजेपी विधायकों के जिले में भेदभाव के लगाए आरोप। रविवार को वार्ड नंबर 75 और क्षेत्र के भाजपा पार्षद रमेश चेलानी और अतीश माथुर ने क्षेत्रवासियों के साथ वैशाली नगर जलदाय विभाग के पंप हाउस पर मौजूद जलदाय कर्मचारियों को घेर कर खूब खरी खोटी सुनाई। अतीश माथुर ने बताया कि अजमेर में दोनों विधायक भाजपा के हैं और यहां बोर्ड भी भाजपा का है, इसलिए कांग्रेस सरकार की शय पर यहां के अधिकारी और कर्मचारी जनता के साथ भेदभाव बरत रहे हैं। बीजेपी समर्थित वार्डों में नियमित पेयजल सप्लाई नहीं हो रही। 2 महीने से लोग परेशान हैं। प्राइवेट टैंकर डलाकर थक चुके हैं। 48 से 96 घंटे के बीच पानी की सप्लाई दी जा रही है, वो भी नियमित नहीं, और गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। अगर जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समस्त निगम के पार्षदों का दल जलदाय अधिकारियों का घेराव करेगा। दूसरा आपका जो
यूआईडी का आश्वासन जारी भरता है आपने कहा 6 बार मैंने आपके एससी को फोन करा, उन्होंने अंदर वैशाली के अंदर आए हैं और क्षेत्र में जो व्याप्त पानी की समस्या है जो कि काफ़ी लंबे समय से व्याप्त है, और उसके लिए हमने कई बार आदरणीय विधायक जी महोदय के नेतृत्व के अंदर हमने एससी साहब से भी मिला, शिष्टमंडल जाके पार्षदों का। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी हमने भेंट करके वार्ता करी, और वहाँ पे भी एससी साहब ने हमारे को अश्योर करा था कि हमारे पास पानी सरप्लस है। अजमेर की डिमांड जो है वो 113 MLD की है, हमारे पास 130 MLD पानी है। उसके उपरांत भी पिछले 2 महीने से जलदाय विभाग बिल्कुल लापरवाही करके अजमेर की जनता को प्यासा रख रहा है, त्रस्त कर रहा है। या तो ये कोई राजनीतिक साजिश लगती है मुझे कि अजमेर की जनता को परेशान करा जाए। जब पानी आपके पास सरप्लस है तो उसके बाद भी अजमेर की जनता को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? कल हमारे पंचशील क्षेत्र के अंदर पानी 48 से 72 घंटे के बाद सप्लाई हुई, और उसमें पानी की मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का पानी हमारे को अजमेर में वहाँ पंचशील के अंदर मिला। एकदम गंदा मैला पानी। इस तरह का पानी हमारे को सप्लाई करा जाए, ये क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ है। इस तरह का पानी अगर कोई पीता अनजाने के अंदर तो उसको निश्चित रूप से स्वास्थ्य रूप के अंदर गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियों का सामना कर सकता है। अगर उसको हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं जलदाय विभाग के अधिकारी से पूछना चाहता हूं, अगर इस लाइन में कहीं फॉल्ट है तो उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करा जाए और व्यवस्था को दुरुस्त करा जाए और नियमित रूप से पानी की सप्लाई दी जाए। ऐसी कहता है कि पानी सरप्लस है, एएन हमारे को कहता है कि पानी 2 MLD हमारे को कम मिला है। तो ये जो गैप है, एक अधिकारी हमारे को कह रहा है कि पानी एक्स्ट्रा है हमारे पास अजमेर में, एक अधिकारी हमारे को कह रहा है कि पानी कम मिल रहा है। तो ये पानी बीच का जा कहाँ रहा है? आप कितने दिन का टाइम दे रहे हो इनको, क्या रहेगा? हमने इनको कई बार पीछे हमने हमारे शहर जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में भी हमने कलेक्टर साहब से वार्ता करके इनको चेताया था। आदरणीय विधायक साहब के साथ भी हमने इनसे वार्ता करी थी, और आज हम पुनः यहाँ पर इस समस्याओं को लेकर के आए हैं। अगर ये अभी नहीं सुधरते हैं तो निश्चित रूप से एक हमारे जो एक पार्षदों का समूह है पूरा निश्चित रूप से जन आंदोलन करेगा, और इनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ करके और अजमेर की जनता को हम जो जल व्यवस्था में जो परेशानी आ रही है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आज कहाँ पे क्या आप मिलने आए हो? आज वार्ड 75 क्षेत्र में पानी की समस्या 4 दिन से परेशान है। लोग पीने का पानी नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है। 4 दिन से लोग बहुत परेशान हैं, और एक बूंद पानी नहीं है घरों घरों में, और हर जगह से शिकायत है। यहाँ 50 जने हमारे घर आए हैं, मैं पार्षद हूँ, और यहाँ भी पदाधिकारी मेरे साथ आए हैं पानी की समस्या को लेकर। लेकिन यहाँ जो जलदाय